नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, हम मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और फिर मौर्य साम्राज्य के जो सबसे महान शासक हुए अशोक, उनके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, एंशियंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट के नाम से। आप उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ने वाले हैं मौर्य प्रशासन, यानी कि मौर्यों का प्रशासन किस प्रकार था, उनकी जो कला और साहित्य था उनका किस प्रकार था। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यहाँ पर मौर्य प्रशासन। मौर्यों के प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र और इंडिका से प्राप्त होती है। यानी कि मौर्यों के जो प्रशासन की हमें जानकारी मिलती है, ये कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और मेगस्थनी जो कि यूनानी व्यक्ति था उसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से हमें मौर्यों के प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, जो निम्नलिखित हैं। अब हम देखते हैं कि उनके प्रशासन की क्या विशेषताएं थी। फर्स्ट है, कौटिल्य ने राजा को धर्म की घोषणा करने की सलाह दी है। उन्होंने राजा को धर्म प्रवर्तक बताया है, जैसे अशोक के अभिलेखों से धर्मादेशों का मिलना। तो दोस्तों, यहाँ कौटिल्य के अनुसार हम बात करें तो कौटिल्य ने कहा है कि राजा को धर्म के अनुसार अपना राजकाज करना चाहिए, यानी कि शासन करना चाहिए, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी जनता में करना चाहिए, जैसा कि अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्मादेशों को खुदवाया था। ठीक है, आपको पता ही होगा अशोक ने कई अभिलेखों को खुदवाया था, जिसमें इन्होंने अपने धर्म, जो कि इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, उसका प्रचार प्रसार किया था। तो इस प्रकार इन्होंने कौटिल्य के अनुसार धर्मों का प्रचार प्रसार किया था। ठीक, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, मगध के राजकुमारों द्वारा अपनाई गई सैन्य विजय की नीति ने निरंकुशता को जन्म दिया। यानी कि मगध, जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य था, इसकी चर्चा हम अपने फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिए यदि नहीं देखे हैं तो मगध जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य था और उसकी सैन्य शक्ति जो थी बहुत ही विशाल थी, और ऐसा होना राजा को निरंकुश भी बनाता है। तो इस हिसाब से जो मगध के राजकुमार थे, यानी कि जो शासक थे, वो निरंकुश भी हुए। ठीक, तो ये भी मौर्य प्रशासन की एक विशेषता मानी जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। यानी कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, पर्ण, जो कि चांदी का एक सिक्का होता था, के रूप में इन सभी का भुगतान किया जाता था। यानी कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनका जो कामकाज था, उस कामकाज के बदले जो उन्हें भुगतान दिया जाता था या उन्हें जो आमदनी दी जाती थी, पैसा दिया जाता था, वो पर्ण के रूप में दिया जाता था, जो कि एक चांदी का सिक्का था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में पर्ण नामक चांदी का सिक्का चलता था। ठीक, आगे हम देखते हैं, राज्य ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से 27 अधीक्षक यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किए, जो कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, वजन एवं माप जैसी कलाओं को नियंत्रित करते थे। यानी कि इन्होंने अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए देखा जाए तो 27 अध्यक्ष का नियुक्त किए, यानी 27 अध्यक्षकों को नियुक्त किए, जो कृषि से संबंधित कार्यों को देखते थे, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कार्यों को देखते थे, और वजन एवं मापतोल जैसी कार्यों एवं कलाओं को वो नियंत्रित करते थे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार, यानी कि चाणक्य या विष्णुगुप्त जो भी कहें, के अनुसार दासों को कृषि में रोजगार देना था। ठीक, यानी कि जो दास थे उन्हें कृषि में रोजगार दिया गया था मौर्य साम्राज्य में। अशोक द्वारा कलिंग से पाटलिपुत्र लाए गए 1.5 लाख कैदियों को कृषि में लगाया गया। जैसे कि हमने अशोक के वीडियो में बताया ही था आपको कि कलिंग विजय करते हैं, जिसमें लगभग लाखों लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख से अधिक लोग कैदी यानी बंदी बना लिए जाते हैं। तो जो बंदी बनाकर मगध साम्राज्य में लाए जाते हैं उनसे कृषि कार्य करवाया जाता है। ठीक है, तो ये लोग दासों से भी कृषि कार्य करवाते थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये भी मौर्य प्रशासन की एक विशेषता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्राचीन भारत में मौर्य काल की कर व्यवस्था ऐतिहासिक थी। यानी कि जो इनका टैक्स था, जिससे इनका राजकाज चलता था, वो बहुत ही ऐतिहासिक व्यवस्था थी। क्यों थी, देखते हैं, हम नीचे लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट था समाहर्ता। समाहर्ता किसे कहते थे, कर निर्धारण एवं संग्रहण को। यानी कि वो व्यक्ति जो कर का निर्धारण करते थे और उसका संग्रहण करते थे, उन्हें समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि समाहर्ता से क्या तात्पर्य है या समाहर्ता किसे कहते हैं। तो कर निर्धारण एवं संग्रहण को। ठीक, सन्निधाता, सन्निधाता राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षक को। यानी कि जो राजकोष का
और उसके साथ साथ भंडार का मुख्य संरक्षक होता था उसे सन्निधाता कहा जाता था। ठीक है। अमात्य महत्वपूर्ण मंत्री को, यानी कि अमात्य महत्वपूर्ण मंत्री को कहा जाता था। राजुका, इनाम और दंड देना, यानी कि राजुका जो कि एक पदाधिकारी के रूप में कार्य करते थे, इनका काम था कि ये पुरस्कार भी देते थे और यदि कोई गलती करता था तो उसे सजा भी देते थे, यानी कि दंड भी देते थे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, समाहर्ता, सन्निधाता, अमात्य और राजुका। तो इस प्रकार हमने मौर्य प्रशासन के विषय में देखा। अब हम चलिए देखते हैं इसके कला और साहित्य के बारे में कि मौर्य प्रशासन की कला और साहित्य कितनी उच्च कोटि की थी और क्या उनमें विशेषताएं थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यहाँ पर कला और वास्तुकला। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है मौर्यों ने कला और वास्तुकला में उल्लेखनीय योगदान दिया और बड़े पैमाने पर पत्थरों के भवन का निर्माण किया। यानी कि इन्होंने कला और वास्तुकला में अपना सर्वोच्च योगदान दिया और देखा जाए तो इन्होंने जो भवन निर्माण किया उनमें पत्थरों के भवन भी शामिल थे। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, मौर्य काल में मिट्टी की मूर्ति बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थी, जिसमें प्रमुख थी देवियों की एवं जानवरों में हाथी की मूर्ति। यानी कि ये लोग मूर्तियों का भी निर्माण करते थे जिनमें मिट्टी की मूर्तियाँ होती थी, और ये महिलाओं में देवियों की मूर्तियाँ बनाते थे और जानवरों में हाथी की मूर्ति। ठीक है। इसका साक्ष्य हमें दीदारगंज जो कि पटना में है में मिला है। ठीक, वहाँ से मिली एक सुंदर की स्त्री के रूप में जो कि एक अक्षिणी थी कि पाषाण मूर्ति यानी कि पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसी से साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि ये लोग मिट्टी की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर तैयार करते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, मेगस्थनी द्वारा राजधानी पाटलिपुत्र में लकड़ी की संरचना का उल्लेख किए हैं। यानी कि इन्होंने लकड़ी के माध्यम से भी कुछ निर्माण किए जाते थे, या यूँ कहें तो भवन के निर्माण ही किए जाते थे। तो ये मेगस्थनी द्वारा इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। उसके बाद लोहे के औजारों एवं अन्य सामग्री के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी कि बड़े पैमाने पर लोहे के औजार भी प्राप्त हुए हैं और कृषि तो यहाँ बड़े पैमाने पर की ही जाती थी। उसके साथ साथ कुछ लकड़ी के भी कारोबार किए जाते थे, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो ये सब कुछ इनके प्रमुख कला और वास्तुकला थे, यानी कि कला और साहित्य थे, जो मौर्य साम्राज्य को बहुत ही उत्कृष्ट विशेषताएँ प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने मौर्य प्रशासन देखा, उसके बाद इनकी कला और साहित्य के बारे में जाना। और हम देखते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य आता है। तो चलिए हम इनके कुछ कारणों को देखते हैं कि इनमें क्या ऐसे कारण थे। तो लिखा है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। मौर्य साम्राज्य जिसने कलिंग विजय करते हुए इतना विस्तार किया कि अशोक के शासन खत्म होते ही विघटित होने लगा, जिसके निम्न कारण सामने आते हैं। यानी कि आपको पता ही है कि इन्होंने यानी कि अशोक ने कलिंग विजय किया, उसके साथ साथ चंद्रगुप्त ने इसके पहले प्रथम भारतीय अखिल साम्राज्य की स्थापना ही की थी। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य जो कि बहुत ही विस्तार हुआ था, तो परंतु जैसे जैसे अशोक का शासन खत्म होता है वैसे इसका विघटन होने लगता है। तो इसके क्या कारण थे जो एक इस प्रकार विखंडित हो गया और बिखर गया। तो चलिए हम जानते हैं इसके कुछ कारणों को। फर्स्ट लिखा है यहाँ पर ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के अनुसार भी, या यूँ कहें ब्राह्मणों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ये भी एक प्रमुख कारण सामने आता है। जैसे कि आप जानते हैं अशोक जो कि एक सहिष्णु नीति वाला व्यक्ति था। सहिष्णु नीति से तात्पर्य यहाँ है कि ये विरोधियों का भी सम्मान करता था, ब्राह्मणों का भी सम्मान करता था। इन्होंने अपने राज्य देशों में खुदवाया भी है कि वे ब्राह्मणों का भी सम्मान करते थे, परंतु जो ब्राह्मण थे वो इनको उतनी वरीयता नहीं देते थे। कारण यह था कि अशोक ने अपने शासनकाल में अनुष्ठानों की निंदा की थी, यानी कि अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया था जो महिलाओं द्वारा कराए जाते थे। उसके साथ साथ इन्होंने पशु पक्षियों की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और इन्होंने जो अपने राजा देशों को जारी किया था वो प्राकृत भाषा में जारी किया था, जो कि संस्कृत भाषा में नहीं थे। और वर्ण के अकॉर्डिंग बात की जाए, यानी कि वर्णाश्रम की बात की जाए, तो यहाँ वर्णाश्रम से तात्पर्य है कि अशोक जो कि सभी वर्णों के लिए समान अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान रखते थे, जबकि ब्राह्मण द्वारा वर्णों के आधार पर दंड का प्रावधान रखा जाता था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी के लिए अलग अलग दंड के प्रावधान थे, परंतु अशोक ने सभी के लिए एक ही दंड का प्रावधान रखा था। तो ये सभी कुछ ऐसे नीति थी अशोक की जिनसे ब्राह्मणों को ठीक नहीं लगा। उसके साथ साथ ये लोग इनका पतन करने के लिए तत्पर हुए। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं वित्तीय संकट। जैसे कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो कि एक विशाल सेना से परिपूर्ण था, उसमें सेना और नौकरशाही पर भारी खर्च होता था, जिसका भुगतान मौर्य साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट के रूप में उभरा। और इसका भी एक प्रमुख कारण बनता है कि मौर्य साम्राज्य इससे विघटित हुआ। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं दमनकारी नियम। दमनकारी नियम से यहाँ तात्पर्य यही कि जो दुष्ट नौकरशाहों थे, यानी कि जो दुष्ट मात्य थे, वो लोग भी
कुशासन के जरिए कटुतापूर्ण शिकायत करने लगे कि राजा जो है ठीक से काम नहीं करता और अपनी मनमानी करने लगे, तो ये सभी भी कुछ कारण बने, क्योंकि मौर्य साम्राज्य इतना ज़्यादा विकसित हो गया था कि अशोक के शासनकाल में वहाँ तक पहुँच पाना इतना संभव नहीं था। तो एक ही जगह स्थिर रहकर अशोक अपना शासन चलाते थे। तो इस तरह से दमनकारी नियम से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। उसके बाद नए राज्यों का उदय भी हुआ। तो यदि हम नए राज्यों की बात करें तो जैसे जैसे अशोक का शासनकाल समाप्त होता है, कुछ नए राज्यों का भी उदय होता है, जिसमें ब्राह्मण साम्राज्य भी आते हैं। उसके साथ साथ कुछ दक्कन में सातवाहनों का भी उदय हुआ और कर्ण भी आए, कलिंग में चेती, ये सभी साम्राज्यों का उदय हुआ जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बने। असुरक्षा असुरक्षा क्योंकि अशोक अपने आखिरी समय में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों को ध्यान ही नहीं दिया, और इसका एक प्रमुख वजह यही रही कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक, तो ये सभी कुछ ऐसे कारण थे जिसमें हमने पहला देखा ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट, दमनकारी नियम, नए राज्यों का उदय और असुरक्षा। इन सभी कारणों के कारण ही या इन सभी कारणों से ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से या इस प्रकार हमने मौर्य साम्राज्य को पूरा कवर किया, जिसमें हमने आपको मौर्य साम्राज्य के शासकों के विषय में बताया, उनके प्रशासन, कला, साहित्य और उनका किस प्रकार पतन हुआ, इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का बताएंगे, जो कि आता है ब्राह्मण साम्राज्य, जो कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जो कि एक ब्राह्मण थे। तो उनके विषय में हम आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।